आइए सीधे आज के इस अहम एक्सप्लेनर पर आते हैं। इस हफ्ते ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो सच में विचलित करने वाली हैं। इस हफ्ते ईरान ने 4 लोगों को बिल्कुल चुपके से फांसी दे दी, जिनमें 2 कुर्द राजनीतिक कार्यकर्ता और 2 इराकी नागरिक शामिल थे। और सबसे भयानक बात, उनके परिवारों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगने दी गई। आखिरी मुलाकात की कोई अनुमति नहीं और तो और शव भी वापस नहीं किए गए। हम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर आज इसी गुप्त फांसी प्रणाली का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आप जेल के बाहर खड़े हैं, अपने किसी प्रियजन से सिर्फ एक आखिरी बार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, और तभी आपको एक रूखा सा जवाब मिलता है कि उन्हें तो पहले ही चुपचाप फांसी दी जा चुकी है। एक परिवार के लिए बिना आखिरी अलविदा कहे अपने करीबी को खो देना, ये कोई बुरा सपना नहीं है, बल्कि ईरान में कई परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। इन गुप्त फांसियों के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत छुपी है, जिसे अक्सर आंकड़ों के शोर में भुला दिया जाता है। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है। पूया, बाबक, अकबर और मोहम्मद, ये वो राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें 2.5 साल से ज्यादा की कठोर यातनाओं के बाद बिना परिवार से मिले फांसी दे दी गई। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, इसी हफ्ते रामीन जाले और करीम मारूफपुर जैसे कुर्द और इराकी नागरिकों को भी नकादेह की केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। ईरानी न्यायपालिका ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सशस्त्र विद्रोह, हत्या के प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने के दोषी थे। और अगर आप उस व्यापक माहौल को समझना चाहते हैं जहां से ये फांसियां निकल कर आ रही हैं, तो इस तस्वीर को देखिए। ये उन असंतुष्टों और प्रदर्शनकारियों पर हो रही एक बहुत बड़ी व्यवस्थित सरकारी कार्रवाई का हिस्सा है, जो देश में बुनियादी स्वतंत्रता की मांग करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इस हफ्ते की ये फांसियां कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ईरान में अब यही नया नियम बन गया है। और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2025 में ईरान में कम से कम 2159 फांसियां दर्ज की। जरा सोचिए, 2159 मौतें। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हैरान करने वाली बात यह है कि 2010 से अब तक ईरान में कम से कम 10,642 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। 2024 में ये आंकड़ा 972 था, जो 2025 में छलांग लगाकर 2159 हो गया, सीधा दोगुने से भी ज्यादा। और बात यही खत्म नहीं होती। 2026 के शुरुआती महीनों में ही अब तक 200 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान की ये यातना से कबूलनामा पाइपलाइन आखिर काम कैसे करती है? ईरान की अदालतें दोषी फैसले कैसे तैयार करती हैं? मानवाधिकार समूहों ने इस पूरी डरावनी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट किया है। सबसे पहले परिवार को बिना कोई नोटिस दिए मनमाने ढंग से गिरफ्तारी होती है। फिर कैदी को बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। उसे भयंकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, जिसके दबाव में आकर कैदी टीवी पर झूठा कबूलनामा देता है। और अंत में उसे जल्दबाजी में गुप्त रूप से फांसी पर लटका दिया जाता है। और इन फांसियों को कानूनी जामा पहनाने के लिए अदालतें बहुत ही अजीब और अस्पष्ट आरोपों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि मुहारिबे यानी ईश्वर से दुश्मनी, या सशस्त्र विद्रोह। प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी आम कार्यकर्ता पर यह आरोप लगाकर उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। और स्थिति तब और बिगड़ गई जब इस आंतरिक दमन को बाहरी भू राजनीतिक संघर्षों का आवरण मिल गया। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। जनवरी 2026 में देश भर में विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुईं। फिर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ क्षेत्रीय युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध और अस्थिरता की आड़ में क्या हुआ? अधिकारियों ने कम से कम 36 और राजनीतिक कैदियों को बहुत जल्दबाजी में फांसी दे दी और 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फांसी की इस तेज तर्रार मशीनरी का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी नहीं बख्श रही है। इस वक्त की हकीकत ये है कि 78 लोग राजनीतिक आरोपों में फांसी की कतार में खड़े हैं। इनमें से 5 तो बच्चे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और फांसी की इस कतार में 3 प्रमुख महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला अधिकार कार्यकर्ता शरीफे मोहम्मदी, कुर्द मानवतावादी कार्यकर्ता पाकशान अजीजी और वेरिसे मोरादी। इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, वो ये कि दुनिया चुप क्यों रहती है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि ये दंड मुक्ति की एक पुरानी संस्कृति है जो 1988 के उन अनसुलझे जेल नरसंहारों से जुड़ी है जिनके लिए कभी किसी को सजा नहीं मिली। लेकिन दुनिया की चुप्पी के पीछे तेल, जटिल कूटनीति और ईरान परमाणु समझौते जैसी भू राजनीतिक गणनाएं भी शामिल हैं जो मानवाधिकारों के मुद्दों को अक्सर पीछे धकेल देती हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टर्क ने साफ शब्दों में मृत्युदंड के इस तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल को रोकने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की है। लेकिन यहाँ हमें ये भी सोचना होगा कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, चाबहार बंदरगाह जैसे अहम रणनीतिक हित हैं। ऐसे में कूटनीतिक चुप्पी की एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम उसी अहम सवाल पर वापस आते हैं। जैसे जैसे ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और परिवारों को उनके अपनों से आखिरी अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिल रहा, क्या दुनिया को मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर कूटनीति के तराजू पर इसे सिर्फ ईरान का एक आंतरिक मामला मानकर छोड़ देना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताएं। विश्व मामलों और मानवाधिकारों से जुड़े ऐसे ही अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए डैश न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब करें। और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।